वेलकम टू अरिहंत। जो चैप्टर आज हम रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा इस पोएम के राइटर हैं। ये जो पोएम है ये पैब्लो नेरूडा ने लिखी है दुनिया को बेहतर समझने के लिए और लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए टुवर्ड्स ईच अदर। पैब्लो नेरूडा चिले नाम की एक कंट्री में पैदा हुए थे और इन्हें 1971 में नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर लिटरेचर और ये दुनिया को एक सिंपल फॉर्म में दर्शाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और सिमिलरली उसी थीम पे ये पोएम भी लिखी गई है। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब इस पोएम का थीम क्या है, इस पोएम को समझना है हमें। तो ये पोएम किस बारे में है, जैसे मैंने आपको बताया, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट नाउ। इन दिस पोएम पैब्लो नेरूडा has emphasized the importance of introspection. Man has become very selfish and his own actions cause him many miseries. कहना चाह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन की इम्पोर्टेंस बताई है ना, खुद के बारे में समझने की, सोच समझने की क्षमता और एक चिंतन करना, गहरा चिंतन करना खुद के बारे में, इस सब की इम्पोर्टेंस बताई गई है इस पोएम में। और कैसे बताया कि इंसान अपना खुद का ही नुकसान कर रहा है, सेल्फिश एक्शंस में इतना ज्यादा बिजी है वो कि वो खुद का ही नुकसान कर रहा है। ठीक है। द वर्ल्ड टुडे स्टैंड्स डिवाइडेड बाय द मैन मेड बाउंड्रीज। आज की दुनिया में बहुत सारी बाउंड्रीज बन गई हैं जो इंसान ने खुद नहीं बनाई हैं, ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, नेशनैलिटी एंड जोग्राफिकल डिविजन्स। ओके, जोग्राफिकल डिविजन्स हैं, नेशनैलिटी है, लोग अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग रेस के हैं, अलग अलग नेशंस के हैं। तो ये बाउंड्रीज किसने बनाई है? ये सिर्फ मैन मेड बाउंड्रीज है। दैट मीन्स दीज आर जस्ट मेड बाय मैन। We need to rise above these small issues and look at the larger picture. हमें इन इश्यूज से ऊपर उठना है और बड़ी पिक्चर को देखना है। That means हमें इन छोटे मोटे इन इश्यूज को, मैन मेड जो इश्यूज हैं इनको बहुत छोटा बताया है ऑथर ने, और ये बोला है कि ये इश्यूज से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और गहरा चिंतन करना पड़ेगा हमारी लाइफ के एक्चुअल मीनिंग को लेके। Poet talks about the necessity of creating a feeling of mutual understanding among human beings, discusses the need of maintaining peace. ठीक है, पोएट क्या बात कर रहा है कि कैसे हमें एक इंसान के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, एक समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि हम पीसफुली और हार्मनी में रह पाएं। ठीक है, हम शांति से रह पाएं और एक खुशनुमा जीवन साथ में बिता पाएं इन दिस वर्ल्ड। Now coming to the stanza 1, we are going to go stanza by stanza. उसका हर stanza का explanation पढ़ेंगे और जो word meanings है उससे related that we are going to understand. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our hands, our arms so much. Okay, so there are few word meanings here. Count मतलब क्या होता है? गिनना। Still मतलब एक ही पोजीशन में खड़े रहना, रुक जाना एक ही जगह पर, स्थिर हो जाना। For once, एक पल के लिए। On the face of earth, ठीक है, on the face of earth मतलब कि अर्थ की सतह पर, ऑन द सरफेस मतलब सतह होती है, तो अर्थ के ऊपर, अर्थ की सतह पर। स्पीक बोलना होता है, लैंग्वेज होता है भाषा, स्टॉप मीन्स रोकना, आर्म्स होते हैं हमारे हाथ। ओके, सो यहाँ पे इस पैराग्राफ, इस स्टैंजा से पोएट क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम 1 से 12 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके हम एक से 12 तक गिनती गिनेंगे। अब 1 से 12 ही क्यों बोला है? क्योंकि शायद पोएट ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं पोएट कि जैसे हमारे 12 महीने होते हैं, ठीक है, 12 जोडियक साइंस होते हैं हमारे, इस तरीके से 12 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजिट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। हमारी जो घड़ी है उसमें भी 12
नंबर्स लिखे होते हैं, 12 घंटों के हिसाब से वो डिवाइडेड होती है. ओके, सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि आई विल काउंट till 12. There are 12 months, there are 12 hours depicted on the clock. Clock पे 12 घंटे दिखाए जाते हैं. तो मतलब कुछ टाइम से, इससे कहना चाह रहे हैं कि कुछ टाइम तक 12 गिनना, मतलब यहाँ पे सिर्फ 12 गिनना नहीं है, 12 गिनने का ऑल्सो इट मीन्स हियर, क्या मतलब है 12 गिनने का यहाँ पे, महीने और कुछ घंटे, ये भी वो डिपिक्ट करना चाहते हैं, इससे दर्शाना चाहते हैं कि कुछ महीने कुछ घंटे दे शुड जस्ट कीप क्वाइट, शांत रहना चाहिए और 1 से 12 तक गिनना चाहिए. ठीक है, वी विल ऑल कीप स्टिल, हमें थोड़ा स्थिर रहना चाहिए. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. कहना चाह रहे हैं कुछ भाषा में हमें बोलना बंद कर देना चाहिए, कुछ टाइम तक कुछ काम नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए, और अपने हाथों को चलाना बंद कर देना चाहिए. इससे क्या दर्शाना चाहता है पोएट? ये कहना चाह रहे हैं क्या कि हमें कुछ लैंग्वेज में बोलना बंद करना. हमारी इतनी भाषाएं, इतने बैरियर्स हैं, ये जो सब छोटी छोटी डिफिकल्टीज जो हमारे आसपास क्रिएट कर दी गई हैं, और लाइफ इससे सिंपल हो सकती है. तो वो बाउंड्रीज और उन शक्ल्स को ब्रेक करने की वो बात कहना चाह रहे हैं इससे, और कहना चाह रहे हैं इन सबसे बाहर निकल के थोड़ा सा रुकना चाहिए और एक मोमेंट के लिए समझना चाहिए, और वो जद्दोजहद थोड़ी सी रुक जाना चाहिए, और वो जद्दोजहद थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए. In these lines, the poet asks everybody to count to 12 and stay still without talking or moving too much. He says so as he wants us to be aware of ourselves and to eliminate any differences that exist among us. ठीक है, जो भाषा, बाउंड्रीज, अलग अलग कास्ट, रेसिज्म की वजह से जो इतने सारे बैरियर्स क्रिएट हो गए हैं, तो पोएट ये चाहता है कि हम थोड़ा सा थम जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, और इन सब से उभर के एक दूसरे के प्रति डिफरेंसेस जो हैं उन्हें एलिमिनेट कर दें. एलिमिनेट करना मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना मतलब होता है निकाल देना, अलग कर देना. ओके, सो वो जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वेरियस डिफरेंसेस है, टू एलिमिनेट दोज डिफरेंसेस, एंड हम साथ में आ जाएं, थोड़ा सा थम जाएं, इन चीज़ों से, इन चुनौतियों से थोड़ा सा उभर जाएं. एक्सप्लेनेशन क्या है इस स्टैंजा का, और क्लियरली हम समझते हैं. द पोएट अर्जेस each one of us to count up to 12 and then be quiet. Okay? पहले 1 से 12 तक गिनती करने के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं अब शांत हो जाने के लिए. The poet might have used the phrase count to 12 as there are 12 hours represented on a clock, or as there are 12 months in a year. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जैसे 12 क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, 12 कहने का मतलब ये, क्योंकि 12 ही हमारे क्लॉक में 12 घंटे दर्शाए जाते हैं, हमारे पास 12 घंटे, हमारे 12 महीने होते हैं एक साल में, राइट? सो ही माइट हैव वांटेड द पीपल टू कीप स्टिल एज लॉन्ग एज दे कुड. He wants a moment of silence on the earth when no language is spoken. Okay? वो चाहता है लोग क्या हुए, लोग शांत रहें जब तक वो रह सकते हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, एक अच्छे समय तक, एक अच्छे अरसे तक थोड़ा सा क्या रहें, शांत रहें, और किसी भी भाषा में एक दूसरे से बात ना करें. इन दिस वे देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर बिटवीन द पीपल. ओके, इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा. ठीक है, इस तरीके से कोई भी लोगों के बीच लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा. जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग लैंग्वेज, भाषाएं, नेशनैलिटी, इससे क्या हो गया है, लोगों के बीच वो डिफरेंसेस आ चुके हैं. तो ये डिफरेंसेस हटाने की बात कर रहा है बाय सेइंग दैट ये लैंग्वेजेस को थोड़ा सा हमें साइड कर दें. अगर हम ये लैंग्वेजेस में बोलना बंद कर दें तो ये डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ये बैरियर लोगों के बीच कम हो जाएगा. तो कुछ देर चुप हो जाएं, किसी भाषा में बात ना करें. नो हार्श वर्ड्स विल बी स्पोकन. कोई भी हार्श वर्ड्स नहीं बोलेगा. हार्श वर्ड्स मतलब गलत शब्द, अपशब्द नहीं बोलेगा. नो harsh words will be spoken. In this moment of silence, the poet doesn't want anyone to move their arms. और इस मोमेंट पे वो नहीं चाहता कोई भी अपने हाथ चलाए मतलब कोई काम ना करें, कोई जो इस दुनिया के ट्रैप में फंस गए हैं और चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, उन सब से थोड़ी सी छुट्टी लेके वो शांत रहे. He wants us to remain motionless. He wants us to remain motionless. मतलब
उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना बंद कर दे। मोशनलेस मतलब ये नहीं है कि स्टैचू बन के कहीं खड़े हो जाए, इसका मतलब इन रिलेशन टू लाइफ है, जिंदगी से लेके है कि हम जिंदगी में थोड़ा हमें थमना भी सीखना चाहिए। नाउ स्टैंजा 2, it would be an exotic moment without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Now इसमें वर्ड्स हैं exotic, exotic मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ एक्साइटिंग होती है, हम जिसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, एक्साइट होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मोहक, ओके, जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, हमारा मन करता है जिसे करने का। मोमेंट उस पर्टिकुलर पल, सेकंड की बात हो रही है, मोमेंट उस क्षण की बात हो रही है। रश, टू रश फॉर समथिंग, जल्दबाजी में कोई काम करना, जल्दबाजी में कोई चीज़ करने की कोशिश करना। एंजन्स, इंजन्स हमारी गाड़ी में जैसे इंजन्स होते हैं वैसे ही उन्हीं इंजन्स की बात हो रही है। टुगेदर मीन्स एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ। सडन मतलब होता है सडनली, सडन, अचानक। स्ट्रेंजनेस कोई भी चीज़ अजीब, विचित्र, अनयूजुअल इज स्ट्रेंज, ओके। सो यहाँ पे इन लाइन का क्या मतलब है? In the given lines, the poet says that the moment where there would be no noise, no hurry, it will be great moment and it will bring all us closer even though we are strangers. ठीक है, ये कहना चाह रहे पोएट इस इन सेकंड स्टैंजा में क्या बताना चाह रहे हैं कि जब जिस मोमेंट में कोई नॉइज नहीं होगी, कोई कोयास नहीं होएगा, वो मोमेंट कितना अच्छा होगा, कितना लुभावना होगा, कितना आकर्षक होगा कि जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और अपनी जिंदगी एक रश में जी रहे हैं, मतलब जल्दबाजी में बस रोज कुछ काम करना है इसके लिए भागे जा रहे हैं, वो अगर समझाएंगे तो वो लोग आपस में कितने टुगेदर फील करेंगे, क्योंकि हम वी ऑल आर ह्यूमंस ऑन अर्थ, वी ऑल आर अ फैमिली, ठीक है, बट वी आर नॉट रियली टुगेदर बिकॉज हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं, हमारी टेंशन, हमारी जो चैलेंजेस हैं एवरी डे, सो वी हैव फॉरगॉटन दैट वी ऑल ह्यूमंस आर टुगेदर। सो ही सेइंग कि अगर हम ये नॉइज से बाहर निकल जाएं, इस उलझन से बाहर निकल जाएं, तो फिर वो मोमेंट कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा कि सब लोग आपस में साथ में रहेंगे और एक दूसरे को महसूस कर पाएंगे, जो कि ऐसे क्या है, स्ट्रेंजर्स हैं, ऐसे एक अजनबी हैं एक दूसरे के लिए, ओके। The poet feels that such a moment of silence would be an unusual and exciting one. It will have miraculous consequences. Okay, poet क्या सोचते हैं कि ऐसा जो मोमेंट होएगा जब लोग सब चीज़ों में थम जाएंगे, जब लोग बात एक दूसरे से करने की कोशिश करेंगे rather than लिविंग इन द बैरियर्स, ओके, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तब वो मोमेंट बहुत ज़्यादा चमत्कारी होएगा, बहुत अनयूजुअल होएगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होएगा, ओके। उसके रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स, और मिराकुलस का मतलब होता है बहुत कुछ चमत्कारी हो जाना। तो जब ऐसा कोई मोमेंट आएगा तो वो बहुत चमत्कारी होएगा। There will be no hurry or the sound of machines to pollute the atmosphere. It will be a strange and unfamiliar moment with stillness all around. ठीक है, कोई इंजन्स नहीं होंगे, इनकी साउंड्स नहीं होएगी, शांति हो जाएगी, लोगों की, मशीनों की आवाज़ नहीं आएगी, लोग जो जिस काम और जद्दोजहद में लगे रहते हैं उससे थोड़ा थम जाएंगे, तो वो सारी नॉइजेस हर तरीके की ख़त्म हो जाएंगी लोगों की लाइफ में, और जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, जो लोगों के बीच की लाइफ को पोल्यूट करती है, वो सब थोड़ा थम जाएगा और लोग हरी में नहीं रहेंगे। और it will be strange and unfamiliar moment with stillness all around. It is in this unusual period the bonds of humanity will get stronger. ठीक है, कि ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट तो अजीब है कि लोग रुक गए हैं, थम गए हैं, अपने लाइफ में काम नहीं कर रहे हैं या अभी आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं एक बार को, ये है तो मोमेंट अजीब, पर इसी मोमेंट में ह्यूमैनिटी लोग समझ पाएंगे और उसके चलते एक दूसरे के करीब आएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है एज अ फैमिली लिविंग ऑन अर्थ। इस दुनिया में जो हम सब लोग इकट्ठे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। स्टैंजा 3 में पोएट अब क्लियरली बताना चाह रहा है क्या कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन ट्रैप्स में एक्चुअली इंसान फंसा हुआ है, उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो क्या गलत कर रहा है।
Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. Okay, now we'll see few word meanings. Cold sea मतलब कि ठंडा समुद्र, harm मतलब नुकसान पहुंचाना, whales हम सबको पता है मछली होती है समुद्र में, बड़ी whale, gathering इकट्ठा होना, और hurt मतलब दुख होना, चोट पहुंचना, ये सब hurt मतलब होता है. ओके, सो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहा है? पोएट ये कहना चाह रहा है जब लोग थम जाएंगे तब क्या होगा, और क्या वो कर रहे थे और वो क्या होना बंद हो जाएगा, और क्या जो वो नहीं कर रहे थे वो होना शुरू हो जाएगा. जैसे फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. ठीक है, जो फिशरमैन है जिनका काम क्या है, रोजगार क्या है, मछलियों को पकड़ना, तो वो करना बंद कर देंगे. तो इससे क्या होगा, नेचर को नुकसान पहुंचना थोड़ा सा कम हो जाएगा. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. और जो आदमी क्या करता है, नमक इकट्ठा करता है समुद्र से, वो कुछ पल रुक के अपने घावों को देखना की कोशिश करेगा, और थोड़ी देर घावों को देखेगा, शायद उनको अपने हाथ को सहला पाए, उस पर कोई दवाई लगा पाए, उसको हील कर पाए, उसको वापस अच्छा कर पाए. तो ये सब चीजें कब होंगी, जब इंसान इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए खुद को एक थोड़ी सी शांति भरी लाइफ जीने की कोशिश करेगा और थमेगा थोड़ा सा. In the above lines, the poet says that in the moment of silence, the fisherman will realize that they should not harm whales, and the man gathering salt will pay attention to his wounds. इस मोमेंट ऑफ साइलेंस में जहाँ पे लोग बात करना बंद कर देंगे, थोड़ा सा थम जाएंगे, तब लोगों को रियलाइज होगा कि शायद जो वो कर रहे थे वो गलत है. जैसे फिशरमैन को रियलाइज होगा कि जो मछलियों को वो नुकसान पहुंचा रहा है वो एक तरीके से नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, जो शायद एक गलत काम है. और उसी तरीके से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो उनके जो हाथों में घाव हो गए शायद वो उन्हें भर पाए. In this moment of inactivity, the fisherman would not be catching fish. Hence, the whales in the sea will be safe. इस मोमेंट में क्या होएगा, जो फिशरमैन है वो मछलियों का शिकार करना बंद कर देगा, और कुछ टाइम के लिए वेल्स सेफ हो जाएंगी और कुदरत को नुकसान होना थोड़ा सा कम हो जाएगा. This idea is suggestive of the thought that human beings would not destroy nature. The man who gathers salt will be able to tend to his wounded hands for which he had no time earlier. ठीक है, ये जो आइडिया है इससे क्या होएगा, ह्यूमन बींग्स वुड नॉट डिस्ट्रॉय नेचर. इस थॉट से शायद ह्यूमन बींग्स नेचर को डिस्ट्रॉय करना बंद कर दें, खत्म कर दें, और एहसास करें कि हम कितना कुदरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं. द मैन, जो आदमी नमक इकट्ठा करता है, ठीक है, जो नमक इकट्ठा करता है वो व्यक्ति देखेगा कि उसके हाथ में कैसे घाव है, कि वो ऐसी लाइफ जीते जीते उसने अपनी लाइफ को एक्चुअली में क्या बना लिया है. ओके, और जो टाइम उसे पहले कभी नहीं मिला कि वो अपने घाव को देखे, अपने वूंड्स को देखे, वो शायद अब उसको वक्त मिलेगा करने के लिए. Thus both nature and humans will be able to recover from their wounds. ठीक है, इससे क्या बहुत अच्छी बात पोएट ने क्या लिखी है. पहले की 2 लाइंस में पोएट ने बोला है कि कैसे इंसान नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो शायद उसे एहसास होगा कि नेचर को मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो अब मैं वो ना करूं, या फिर हाँ मैंने नुकसान पहुंचाया, एटलीस्ट वो ये बात मानेगा. और दूसरी ओर वो ये देखेगा कि मैंने खुद को कैसे नुकसान पहुंचाया है. तो यहाँ पे दोनों को हीलिंग का टाइम मिलेगा, नेचर को भी और ह्यूमंस को भी, कि वो किस तरीके से अपने घाव को भर पाए. Now coming to the 4th stanza, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Okay, ग्रीन वॉर्स मतलब कि देखो, ग्रीन वॉर से यहाँ पे बताया जा रहा है कि पर्यावरण से रिलेटेड कोई वॉर. ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड वॉर मतलब जैसे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, जमीनों को एक्सप्लॉइट करते हैं अनाज उगाने के लिए, टाइम नहीं देते, कैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, कैसे हम पेड़ों को काट रहे हैं. ओके, ये
वॉर्स विद गैस, ठीक है, जहरीली गैसों से जो हम युद्ध कर रहे हैं, है ना, जो हम वॉर्स कर रहे हैं, जैसे हम बॉम्ब्स फेंकते हैं, जब हमारी वॉर्स होती हैं, एक कंट्री की दूसरी कंट्री से वॉर होती है, तब बॉम्ब्स फेंकते हैं, तो कितने केमिकल्स, कितनी गैसेस जो रिलीज होती है वो कितना नुकसान पहुंचाती हैं, दोस काइंड ऑफ वॉर्स, उनकी बात हो रही है। वॉर्स विद फायर, ठीक है, जब हम वॉर करते हैं तो कैसे हम अग्नि, आग का यूज करते हैं वॉर्स करने के लिए, फायर का यूज करते हैं, एवरीथिंग इंक्लूड्स जला देना, बॉम्ब्स यूज करना, ये सब इसके अंदर आता है। विक्ट्री मतलब विजय प्राप्त करना। सर्वाइवर जो लोग बच जाते हैं, वॉर्स में जो लड़ते हैं और जो लोग लड़ाई झगड़े के बाद जो बच जाते हैं उन्हें हम सर्वाइवर्स कहते हैं। पुट ऑन मतलब पहनना कोई चीज, यहाँ पे इसका मतलब ऐसे है कि पुट ऑन क्लोथ्स, ठीक है, put on clean clothes, okay, so put on means wearing, here it means that, and in the shade, वृक्षों के नीचे, मतलब shade, to go in the shades, that means पेड़ों के नीचे, हरियाली के नीचे, पेड़ों के नीचे, shade मतलब छाया में पहुंच जाना, ओके। सो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग जिन्होंने इतनी वॉर करी, जो मतलब नेचर को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओके, जो लड़ते हैं कहाँ पे, वॉर्स में, जो सोल्जर्स हैं, कौन कौन लड़ते हैं, हर तरीके के लोग लड़ते हैं, ठीक है, सोल्जर्स भी लड़ते हैं, और जो इसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सोल्जर्स दोज हु आर फाइटिंग इन द वॉर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट पॉलिटिशियंस, जो लोग ये काम करवाते हैं, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो पेड़ काटते हैं, उनको जो एडवाइस करते हैं, उस दौरान जो इंसान इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे लोग, ये सब करने के बाद क्लीन कपड़े पहन के निकल जाएंगे, कहाँ, शांति से, कहाँ पे, छाया में, पेड़ों की छाया में। ये सब करने के बाद, ये सारे गलत काम करने के बाद क्लीन कपड़े पहन के वो छाया में निकल जाएंगे। मतलब जो लोगों ने ये काम करे हैं, शायद उन्हें भी ये मौका मिले कि वो अब एक नई अप्रोच, एक नए ढंग से अपनी लाइफ देख पाए, और पेड़ों की छांव में, मतलब एक शांति भरी लाइफ में, एक शांति भरे, एक सुकून भरे मोमेंट में वो सोच पाए कि उनकी लाइफ किस ओर जा रही है, उन्होंने क्या गलत काम किए हैं। In these lines, the poet says that the people who are responsible for wars and loss of life will put on clean clothes, that is, will have a good conduct and pay attention to their relations and not plan to hurt humanity. Okay? यहाँ पे कहना चाह रहा है पोएट कि जो लोग जिन्होंने इतने गलत काम करे हैं, वॉर्स करी हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इतना ब्लड शेड करा है, खून बहाया है, वो शायद क्लीन कपड़े पहने। क्लीन कपड़े का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि साफ सुथरी धुली हुई शर्ट पहनना, मतलब अपने जो गलत काम है उनके स्टेन्स, उनके दाग अपने से हटा के और नए कपड़े पहनना, मतलब नई एक सोच को लेके शायद अपनी जीवन के ढंग को समझने की कोशिश करेंगे और ह्यूमैनिटी को और बेटर समझने की कोशिश करेंगे। The poet now speaks of those who wage wars against humanity or environment. Wars of all kinds, including the use of chemicals or poisonous gases, wars that bring death and destructions, wars that leave none to celebrate the victory. ठीक है, पोएट यहाँ पे किन लोगों की बात कर रहे हैं? उन लोगों की बात कर रहे हैं जो क्या करते हैं, वॉर्स करते हैं, केमिकल्स की वॉर्स करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से पेड़ों का नाश होता है। ओके, ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं, ठीक है, और इतनी ज्यादा तबाही मचा देते हैं, इतनी ज्यादा तबाही फैला देते हैं, इतनी डेथ्स करवा देते हैं, ओके, और लीव नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, लीव नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, दैट मीन्स अगर जीत भी जाए तो पीछे कोई बचता ही नहीं है जो उस जीत को सेलिब्रेट करे, क्योंकि किसी के ना किसी के घर में मातम रहेगा ही सही, सब ने अपने अपनों को खोया होता है। तो ऐसी वॉर का क्या मतलब है जिससे किसी को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है? तो पोएट इस वॉर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस सब सिनेरियो को उन्होंने दर्शाया है। He says that such men should stop their activity, ऐसे आदमियों को अपनी एक्टिविटी रोक देने चाहिए। Shed their clothes stained with the blood of humanity, put on new clothes and walk with their brothers, building brotherhood. Okay? उन्हें अपने ऐसे जो दाग लगे हुए कपड़े हैं, इतने सारे गुनाहों के दाग लगे हुए कपड़े, उन्हें हटा देना चाहिए और
नए कपड़े पहनने चाहिए, मतलब नई जिंदगी को अपनाना चाहिए, नई अप्रोच को अपनाना चाहिए और भाईचारे की फीलिंग को डेवलप करना चाहिए। ओके, हियर ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। और अपने भाइयों के साथ, मतलब अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ भाईचारा बढ़ाना चाहिए, एंड टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड विद द पीपल दे आर अराउंड। ओके, the poet implies that the war-torn world should be replaced by one with an atmosphere of peace, brotherhood and harmony. Again, poet इस स्टैंजा से भी कहना चाह रहे हैं जो इतना डिस्ट्रक्शन फैल रहा है ये सब रुक जाना चाहिए और पीस और हार्मनी के साथ दुनिया को जीने की कोशिश करनी चाहिए। Now, fifth stanza, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Okay? Want मतलब होता है चाहना, किसी भी चीज का इच्छा रखना। Confused मतलब किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो जाना, मतलब हम बोल क्या रहे हैं और कोई दूसरी चीज समझ लेना। यहाँ पे इसका मतलब ये है। टोटल मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से। इनएक्टिविटी किसी भी तरीके की कोई क्रिया नहीं होना, इनएक्टिविटी। ओके, नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक विद डेथ मतलब मौत से संबंध ना होना किसी चीज का, मतलब यहाँ पे मौत की बात नहीं हो रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं? इन द गिवन लाइन्स द पोएट क्लियर्स हिज एम विच इज टू लिव लाइफ पीसफुली। ही सेज दैट हिज स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। ओके, यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि मेरी जो बातें हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ रुक जाए और लाइफ जीना ही बंद कर दे इंसान और एक जगह बैठ जाए। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं इससे ये सब नहीं बोलना चाह रहा। आप ये गलत, आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप क्या समझ लें, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो लाइफ आप जी रहे हो ये पीस और हार्मनी में जियो। दिस इज व्हाट द पोएट वांट्स। और इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं फर्दर। The poet makes a clarification that though he is advocating the need for silence, his advice should not be confused with total inactivity. He does not want any association with that. He says that life is meant to be lived. वो ये नहीं कह रहा कि सब बंद कर दो और एक दिन जाके मर जाओ, जो कि अल्टीमेट ट्रुथ है, वो सबको पता है, पर वो ये नहीं कह रहा कि बस शांति के चक्कर में आप अपनी जीना ही बंद कर दो, आप पीसफुली, वो कह रहा है आप जियो पर आप पीसफुली और हार्मनी के साथ जियो। ठीक है, पीस और हार्मनी के साथ जियो। ऐसा नहीं आप इनएक्टिव हो जाओ, आप कुछ भी मत करो, एक जगह बैठ जाओ, इतने स्टिल हो जाओ, इतना क्वाइट हो जाओ, नहीं। ही सेड डोंट कंफ्यूज माय थॉट्स विद दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि हार्मनी और पीस के साथ लाइफ जियो। मैं नहीं कह रहा आप कंफ्यूज मत हो मेरे थॉट्स को लेके, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ इसका एसोसिएशन सिर्फ डेथ से, नहीं, इसका लेना देना सिर्फ डेथ से नहीं है, इसका लेना देना जीने से है कि लाइफ अच्छे से जीनी है। Stanza 6, if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि पोएट क्या कहना चाह रहा है, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना हो, मतलब एक तरीके से ना सोचें कि लाइफ हमेशा चलती रहे और यहाँ पे और कुछ करे ना, मतलब हम कुछ और कर ही नहीं पा रहे, और ये जो सैडनेस है, खुद को ना समझ पाने का जो दुख है, इससे हम उभर पाए कैसे ना कैसे करके। ठीक है, सिंगल माइंडेड मतलब एकाग्रचित, मतलब एक तरीके से सोचना। ह्यूज साइलेंस, बहुत बड़ा साइलेंस, बहुत बड़ी शांति, बहुत बड़ा शांत माहौल। इंटरप्ट, दखल अंदाजी करना किसी चीज में। सैडनेस, उदासी, दुख। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना। थ्रेटनिंग मतलब कि किसी को डराना, धमकाना। ठीक है, ये थ्रेटनिंग होता है। ओके, सो हमेशा खुद को डरा के रखना कि हमारी डेथ नियर आ रही है, तो उससे पहले इन सब कामों में उलझे रहना और खुद को ना समझ पाने का दुख, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं क्या पोएट। In these lines, the poet suggests that if we dedicate enough time for ourselves and take a break in between our continuous hurried lives, then we might understand ourselves better and we will not be scared of death. जो हम ourselves with death, with death, ठीक है,
लाइन बाय लाइन समझते हैं. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम एक ही तरीके से नहीं सोच रहे होते, क्योंकि सब एक ही तरीके से सोच रहे हैं अपनी लाइफ को बस आगे चलाने के लिए, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है. फॉर वंस कुड डू नथिंग, और शायद हम एक पल के लिए कुछ भी ना करें. कीपिंग क्वाइट इस पोएम का नाम है. एक पल के लिए कुछ ना करें मतलब शांत हो जाए, है ना. Perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves. शायद फिर जो ये दुख है खुद को समझ पाने का, खुद को ना समझ पाने का, जो ये दुख है, ये शायद इसमें कोई इंटरप्शन आ जाए, इसमें कोई बाधा आ जाए. अगर हम शांति से खुद को समझने की कोशिश करें, जो ये दुख है ये शायद एक पल के लिए रुक जाए. कौन सा दुख? अपने आप को ना समझ पाने का, ठीक है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. और कौन सा एक और क्या दुख है? दो दुख है. एक तो खुद को ना समझ पाने का और हमेशा खुद को डराते रहना. थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, खुद को डराते रहना. किसके डर से? मौत के डर से. मौत से खुद को डराते रहना. क्या है इसका मतलब? कि हम इतनी लाइफ में बिजी है कि हम मौत से इतना डरते हैं कि हम उससे पहले सब कुछ करना चाहते हैं, उससे पहले ही सब कुछ सोच के बैठे अपनी लाइफ के बारे में. तो शायद कुछ पल के लिए अगर हम इंटरप्ट कर दें हमारी इस दुख को, और हमारे इस दुख को जो हमें खुद को समझने नहीं देता, हमको डराता है डेथ से, तो कुछ टाइम चुप रह के, स्टिल रह के, शांति भरे थॉट्स को लाके हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं. ओके. द पोएट फर्दर एडवाइसेस दैट पीपल शुड नॉट स्टॉप बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश. कि लोगों को खुद के बारे में सोचना थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, आसपास वालों के बारे में भी सोचना चाहिए. फॉर वन मोमेंट दे शुड नॉट थिंक ऑफ कीपिंग देयर लाइव्स मूविंग, मीटिंग देयर एंड्स ऑफ फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज. कुछ क्षण के लिए उन्हें अपनी लाइफ को सिर्फ चलाते रहना, ये थॉट नहीं लाना चाहिए. क्यों चलाते रहने का सोचते रहते? क्योंकि डर रहता है. क्या डर रहता है? कि डेथ हो जाएगी. तो इसलिए इन चीजों से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए. और जो हमने यहाँ पढ़ा था क्या? इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स. और ये जो खुद को ना समझ पाने का जो दुख है ये कम करना चाहिए. मतलब इन शॉर्ट खुद को समझ पाने की कोशिश करनी चाहिए. तो थोड़ा सा थमना चाहिए, खुद को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद डेथ से डरना कम करना चाहिए. और ये ड्यूटीज और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये लाइफ को सिर्फ चलाते रहना, इनसे थोड़ा सा थमना चाहिए और शांति लेनी चाहिए. That huge silence which will arise from such a moment will only serve to help the people. Okay? जो साइलेंस है जो आएगा कहाँ से? थम जाने से. वो लोगों को हेल्प करने में, लोगों को समझने में, ह्यूमैनिटी लाने में हेल्प करेगा. ओके. जो ये ह्यूज साइलेंस है, जो शांति की बात और जो शांति चाह रहा है लोगों की लाइफ में, पोएट उसकी बात हो रही है. उससे क्या होएगा? लोग एक दूसरे को सर्व बेटर करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को उभारने की कोशिश करेंगे. इट विल help them introspect and overcome their sadness of failing to understand themselves. इससे क्या होगा? वो खुद, जो जैसे मैंने बताया, sadness of not understanding ourselves, जो दुख है खुद को ना समझ पाने का, उससे उभर पाएंगे और खुद को समझ पाएंगे. People have been threatening themselves with death by their activities. This moment of silence will give them time to understand themselves better. लोग अपने आप को इन सब चीजों में इन्वॉल्व होकर डेथ से डरते हैं वो, और एक मोमेंट ऑफ साइलेंस अगर उन्हें मिलेगा तो वो खुद को बेटर समझ पाएंगे, अपने आप को, अपनी लाइफ को थोड़ा और बेटर समझ पाएंगे. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. क्या कहना चाह रहा है? कि शायद अर्थ, ये धरती हमको ज्यादा अच्छा समझा सकती है और बता सकती है कि कैसे जिंदा रहना चाहिए, और ये सब कॉन्सेप्ट हमें धरती ज्यादा बेटर समझा सकती है. परहैप्स, ठीक है, संभवतः. टीच मतलब सिखाना. सीम्स मतलब प्रतीत होना, लगना कोई चीज. डेथ, डेड मतलब कोई भी मरा हुआ व्यक्ति, मृत. लेटर मीन्स बाद में. प्रूव्स किसी चीज को प्रूफ कर देना, साबित कर देना. अलाइव, somebody who's alive, that means वो जीवित है. नाउ, अभी. कीप क्वाइट, शांत रहना. ओके. सो हियर व्हाट डज दिस स्टैंजा टॉक अबाउट?
The poet concludes the poem by saying that we should learn from earth about the circle of life and death. कि हमें धरती से समझना चाहिए सर्कल ऑफ लाइफ और डेथ. धरती शायद हमें और अच्छे से समझा सकती है कि जीना कैसे है और मरने का क्या मतलब है. How anything seems dead for some time, but then life is restored in it again. कैसे सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा लगता है फिर वापस उसमें लाइफ आ जाती है. क्या कहना चाह रहा है इससे, मतलब वो क्या कह रहा है, कीपिंग क्वाइट मतलब शांति लेके आओ, थम जाओ ताकि चीजें रिस्टोर हो पाए. अगर हम ये पॉज लेंगे, थमेंगे थोड़ा, तो चीजें वापस रिस्टोर हो पाएंगी, मतलब शुरुआत से शुरुआत हो पाएगी. ये कैसे अर्थ से कह रहा है, क्योंकि हमारे कितने सीजन्स होते हैं. सर्दी आती है, गर्मी आती है, ठीक है, पतझड़ का मौसम आता है, बारिश होती है. इससे क्या होता है, थमता है हर मौसम. और ब्रेक्स आते हैं, इससे क्या होता है, रिजुविनेशन होता है, अर्थ वापस बिल्ड होती है. और इन ट्रांजिशन से क्या होता है, एक बेटर लाइफ बनती है. How anything seems, the poet suggests that we should also take such moments of silence so that we can understand ourselves better. तो जैसे अर्थ धीरे 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 बदलाव आते हैं, मौसम में बदलाव आते हैं, ठीक है, कैसे कोई चीज बदलती है, कैसे धरती बदलती, कैसे पेड़ बदलते हैं, कैसे नदियां सूखती हैं, फिर वापस पानी आता है. तो ये सब, ये जो साइकिल है, ये इंसान को ज्यादा समझा सकती है बेटर. क्या कि कैसे सब शांत हो जाए अगर थोड़े टाइम के लिए, तो चीजें और बेटर हो सकती है. दैट वी कैन अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर, हम खुद को और अच्छे से समझ पाएंगे. द पोएट फील्स दैट द अर्थ कैन एनलाइटन अस एंड गाइड अस इन द प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्वाइट. पोएट को लगता है कि शांत रहने में, कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहने में, इंट्रोस्पेक्ट करने में, थोड़ा थम जाने में, ये हमें कौन समझा सकता है सबसे ज्यादा अच्छे से, अर्थ ज्यादा अच्छे से समझा सकती है. ही वॉन्ट्स अस टू ऑब्जर्व दैट देयर इज सम एक्टिविटी अंडर एपरेंट स्टिलनेस. कि शांत रहने में भी कोई एक्टिविटी है, मतलब जब आप शांत रहते हैं, स्टिलनेस, स्थिर होते हैं, तब भी एक एक्टिविटी होती है, मतलब खुद को समझने की, खुद को जानने की, ये भी एक एक्टिविटी है. तो कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो रहा है, तब भी कुछ ना कुछ हो रहा है. फॉर इंस्टेंस अ सीड अपीयर्स टू बी डेड. जैसे एक सीड होता है, जैसे मैंने आपको मौसम का एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से कैसे हम और नेचर से समझ सकते हैं. जैसे कि एक बीज होता है, ऐसा लगता है कि वो डेड है, कि कुछ भी नहीं कर सकता, बट ह्यूज फ्रूट बेयरिंग ट्रीज आर बोर्न फ्रॉम सच सीड्स लाइंग डेड हियर एंड देयर. पर बड़े बड़े फल देने वाले पेड़ इधर उधर पड़े हुए बीजों से ही तो बनते हैं, कहना चाह रहे हैं. इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे बताया है, क्या कि एक बीज जो ऐसे एकदम मृत लगता है, एकदम डेड लगता है, उससे भी एक बड़ा पेड़ बन सकता है, क्योंकि वो शांति से एक जगह रहता है, उसको टाइम मिलता है ग्रो करने का, है ना. इट्स नॉट हसलिंग कि उसको समझ, वो खुद को समझ नहीं पा रहा है, वो खुद को समझ पा रहा है, उसी से इतना बड़ा पेड़ आता है जो कि बहुत अच्छे फल देता है. फाइनली द पोएट थिंक्स दैट ही हैज सेड व्हाट ही इंटेंडेड टू. Now he wants us to keep quiet while he is counting to 12, after which he will leave. Okay? क्या कह रहा है वो, कि अब पोएट ही कह रहा है, ये लाइन यहाँ से जुड़ती है, Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. कि अब पोएट कह रहा है कि मैंने अपनी सारी बात बोल दी है, अब मैं 1 से 12 तक काउंट करूंगा. मतलब उसने शुरू में क्या एडवाइस किया था, 1 to 12 तक काउंट करना चाहिए और शांत होना चाहिए. मतलब वो अपनी शांति खोजने के लिए जा रहा है, 1 से 12 तक अब वो काउंट कर रहा है. एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. और आपको भी शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए. मतलब आई विल गो मतलब मैंने जो कहना था वो कह दिया हर तरीके से. अब आपको इस चीज पे चिंतन करना है और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एक पॉज लेने की जरूरत है, क्वाइटनेस की जरूरत है, तो वो लेने की कोशिश करनी है और मैं उसके लिए जा रहा हूं. ओके, नाउ ही वांट्स अस टू कीप क्वाइट व्हाइल ही इज काउंटिंग टू 12, आफ्टर विच ही विल लीव. ठीक है, अब वो चाहता है हम शांत रहें जब तक वो 12 गिन रहा है और उसके बाद वो भी वहां से चला जाएगा. उसने अपनी बात कह दी है, स्पोकन व्हाट ही हैज टू. ही विल नाउ काउंट टिल 12. वो अब 1 से 12 तक गिनती करेगा, क्योंकि वही वो बोल रहा है 1 से 12 तक गिनती करो और शांति की खोज में निकलो, खुद को समझो, बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करो और अपने आप को समझने की कोशिश करो. तो कीपिंग क्वाइट पोएम से हमने क्या समझा है कि जो हम अपनी लाइफ में हासिल कर रहे हैं, इतना
आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि जैसे प्रकृति का नियम है, जैसे अर्थ हमें इतना अच्छे से समझाती है कि कैसे एक मौसम से दूसरा मौसम आता है, कैसे एक बीज से जो एक जगह रहता है, जो शांति से एक जगह बस लग जाता है, वो कितना बड़ा पेड़ उगा देता है। उसी तरीके से अगर हम शांति से खुद को समझने की कोशिश करें तो हम एक बेटर ह्यूमैनिटी और बेटर प्रॉस्पेरिटी के साथ अपना जीवन जी सकते हैं एज अ फैमिली ऑन अर्थ। ये दुनिया और ज़्यादा शांत और ज़्यादा हार्मनी भरी हो सकती है। किस लिए? अगर हम शांति से खुद को समझने की कोशिश करें और सिर्फ भागने की कोशिश ना करें, सिर्फ डेथ से बचने के लिए सिर्फ सारे काम एक के बाद एक बस फिनिश करने के लिए भागते ना रहें, एंड रेदर वी सिट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ सो दैट हमारे आसपास के लोगों की भी लाइफ बेहतर होए। क्योंकि जब आप शांति फील करेंगे तभी आप शांति को स्प्रेड भी कर पाएंगे।